नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश चौरसिया संघर्ष आईएएस हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे चर्चा की थी और उस पर हमने विस्तार से जाना था कि उसके प्रावधान क्या थे। अब आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम जानते हैं कि उसके बाद 1881 में जो संशोधन आए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे एक्ट बढ़ते गए हैं, है ना, वैसे वैसे चर्चाएं आगे बढ़ी है। तो 1781 के संशोधन के प्रावधान क्या थे? 1781 के संशोधन के प्रावधान पर जब हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले प्रावधान में हम पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद और कंपनी के सर्वेंट से सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए। इसमें हुआ क्या कि अभी तक जो गवर्नर जनरल था और कंपनी के जो कर्मचारी थे वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में थे, जैसा हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ा है। अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं और जो गवर्नर जनरल है वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो चुके हैं। मतलब पहले क्या स्थिति थी, जैसे गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारी दोनों जो थे वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में थे। यह सुप्रीम कोर्ट मान लिया जाएगा, है ना। ये गवर्नर जनरल हो गया आपका और ये बाकी कर्मचारी हो गए। तो ये सभी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में थे। अब इनको क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारी जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए। तो इसमें हमें पहला प्रावधान क्या याद रखना है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे और जो गवर्नर जनरल था वो उनको सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता सिर्फ कलकत्ता तक सीमित थी। अभी तक क्या हो रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट था वह सभी मामलों को सुन रहा था, सभी मामलों को देख रहा था, सभी मामलों पे फैसले दे रहा था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधा सीधा बोला कि भाई अब तुम केवल कलकत्ता तक ही सीमित हो, कलकत्ता के जो मामले होंगे वह उन पर तुम फैसला सुना सकते हो, तुम अपना मत रख सकते हो, बाकी मामलों में आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, केवल कलकत्ता तक आप सीमित हो। कलकत्ता के जो भी मामले होंगे वह आप देखना, आप उस कलकत्ता तक ही सीमित हो। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा गया कि कलकत्ता तक ही आप सीमित हो। पहला चीज जो हो गई कि क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए गवर्नर जनरल और कर्मचारी। दूसरा प्रावधान हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया गया कि अब आप कलकत्ता तक ही सीमित हो, आपकी अधिकारिता सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित है। तीसरा प्रावधान इसमें हुआ, राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर गवर्नर जनरल की परिषद को। अभी तक राजस्व से रिलेटेड जो मामले, सभी मामले थे वह सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अलावा गवर्नर जनरल तक वह मामले नहीं पहुंच पा रहे थे। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन मामलों को सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ गवर्नर जनरल तक भी वह राजस्व के मामले जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल दोनों जो है वह राजस्व के मामलों पर अपनी सुनवाई करेंगे। तीसरा इसमें प्रावधान ये हुआ। चौथा होता है प्रोविंशियल कोर्ट की सुनवाई गवर्नर जनरल की परिषद में। प्रोविंशियल कोर्ट की जो सुनवाई थी, प्रोविंशियल कोर्ट जो था उसकी अब गवर्नर जनरल की परिषद में भी अब उसकी सुनवाई होगी। फाइनल कोर्ट ऑफ एपेबल, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही अब फाइनल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अब फाइनल नहीं होगा। गवर्नर जनरल की परिषद का निर्णय भी अब फाइनल होगा। गवर्नर जनरल की परिषद भी ये तय कर पाएगी कि इस निर्णय पर पक्ष सही है या विपक्ष सही है। मतलब जो प्रोविंशियल जो मुकदमे हैं, है ना, प्रोविंशियल जो कोर्ट की सुनवाई है वह गवर्नर जनरल की परिषद तक अब पहुंचेगी। गवर्नर जनरल की परिषद भी उस पर सुनवाई करेगी। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम लोगों के मुकदमों की पर्सनल लॉ के हिसाब से सुनवाई। अभी तक क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश कानून थे, ब्रिटिश कानून के हिसाब से ही कोर्ट चल रही थी। कलकत्ता की कोर्ट उसी प्रकार से वह लोग जो वहां से सीख के आए थे उसी प्रकार से फैसले वह दे रहे थे। अब उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि भैया आप भारत में हो, है ना, आपको अच्छे से समझाया जा रहा है कि हिंदू लोग के हिसाब से हिंदुओं को फैसले सुनाए जाए, मुस्लिम लोग के हिसाब से मुस्लिमों को फैसले सुनाए जाए। आपके हिसाब से फैसले नहीं चलेंगे, जो उनके मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के हिसाब से जो फैसले हैं वह निर्णय उस पर होना चाहिए। वो हिंदू है तो हिंदू लॉ के हिसाब से निर्णय होना चाहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के हिसाब से निर्णय होना चाहिए, है ना। उसके बाद अगला जो चेंज आता है वह अब इन चारों पांचों प्रावधानों से जो गलतियां उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की थी उनको कहीं ना कहीं उन्होंने
सुधार करने की यहाँ पे कोशिश की है ना। उसके बाद इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो इसके प्रभाव है पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति में अधिकारिता में जो पृथक्करण देखने को मिला। अभी तक क्या हो रहा था कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ज्यादा पावरफुल कार्यपालिका है या ज्यादा पावरफुल न्यायपालिका है। अब हमें स्पष्टीकरण के तौर पे समझ में आ रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां कहाँ तक हैं, कितनी हैं, मतलब दोनों में हमें पृथक्करण देखने को मिल रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप एम लक्ष्मीकांत सामने रखें और 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट सामने रखें। जो मुख्य प्रावधान में शॉर्ट में लेके आता हूँ वही वहाँ पे रोम में लिखा रहा है, लेकिन आपको समझने की आवश्यकता है, वो प्रावधान आपको समझने पड़ेंगे, प्रभाव समझने पड़ेंगे, है ना। तो एम लक्ष्मीकांत आपके सामने होनी चाहिए। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि हमें पहली बार समझ में आया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की शक्तियों में पृथक्करण हमें देखने को मिला। यह सामने आया कि हाँ दोनों की शक्तियों में ये पृथक्करण है। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि गवर्नर जनरल की परिषद को सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बहुत अधिक शक्ति दी गई। अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल जो था वो नाम मात्र का था, गवर्नर जनरल नाम मात्र का दिख रहा था, शक्तियां सीमित थी, जो उसकी काउंसिल थी उन्होंने मतभेद था, है ना, वे आपसी में ही लड़ रहे थे, वे फैसले नहीं ले पा रहे थे। अब ये स्पष्टीकरण हुआ कि गवर्नर जनरल जो है उसे पावर दी गई, उसे शक्ति दी गई, तो ये देखने को मिला कि गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बहुत शक्तिशाली हुआ। अब गवर्नर जनरल के पास पावर आए हैं, अब दिखा है कि हाँ गवर्नर जनरल को उन्होंने पावर दी है। पहले पावर देना ना के बराबर थे। अब इस 1781 के संशोधन एक्ट में ये पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर अब गवर्नर जनरल के पास है। गवर्नर जनरल अब इस समय में पावरफुल है। गवर्नर जनरल अब इस समय में पावरफुल है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 1781 के बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है। देखिए 1784 में क्या होता है कि एक युवा प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड में आता है ना, विलियम पिट, जब वह आता है तो वह बहुत सारे संशोधन करता है ना, बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश करता है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वह लेके आता है। इसमें क्या प्रावधान होते हैं कि वह सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने इंग्लैंड में क्या बदलाव किए। इंग्लैंड में वह सबसे पहला बदलाव ये करता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, सीओडी है, उसके ऊपर वह बीओसी गठित करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। अभी तक क्या हो रहा था कि जो सीओडी थी वह कंपनी पे शासन कर रही थी, है ना। अब सीओडी पे निगरानी रखने के लिए बीओसी गठित की गई। कैसे कि अब भैया इंग्लैंड का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो बीओसी करेगा, है ना। बीओसी सीओडी को कंट्रोल करेगा, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोल दिया गया कि अब आप सीओडी पे कंट्रोल करेंगे। अभी तक राजा कौन था, सीओडी था, है ना, कंपनी का कर्मचारी सीओडी के अधीन थे। अब बीओसी बना दिया गया, उनको सीधा सीधा समझा दिया गया कि भैया अब तुम्हारे ऊपर भी कोई है, तुम्हारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। सीओडी को स्पष्टीकरण के तौर पर समझा दिया गया कि अब तुम्हारे ऊपर भी कोई है। तो सीओडी के ऊपर बीओसी का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इंग्लैंड में ये पहला बदलाव हुआ। दूसरा, बीओसी में 6 सदस्य। अब बीओसी में जो 6 सदस्य हैं वे 6 सदस्य कौन कौन होंगे। एक तो सबसे पहला सदस्य होगा वित्त मंत्री, है ना, दूसरा होगा राजस्व मंत्री, और जो बाकी 4 सदस्य होंगे वह प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर होंगे। जो 4 मेंबर बाकी होंगे वह प्रीवी काउंसिल के होंगे, और जो 2 सदस्य होंगे उनमें एक वित्त मंत्री, एक राजस्व मंत्री। यानी सीधे सीधे जो 6 सदस्य होंगे बीओसी के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, वह इन 6 सदस्यों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हाँ ये 6 सदस्य जो हैं वह बीओसी के मेंबर रहेंगे। तीसरा, सीओडी व्यापारी नियंत्रण। अब भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था अभी तक वह प्रशासनिक निर्णय भी ले रहा था, व्यापारिक निर्णय भी ले रहा था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सीधा सीधा बोल दिया गया कि अब आप व्यापारिक निर्णयों तक ही सीमित हैं, अब आपके निर्णय जो हैं वह व्यापारिक तक ही रहेंगे। अब जो हमारे प्रशासनिक निर्णय हैं वो बीओसी देखेगा। अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आपका जो वजन है वह कम कर दिया गया है। अब आप केवल व्यापारिक फैसलों पर ही ध्यान दीजिए। अब जो प्रशासनिक मामले रहेंगे वो सारे बीओसी देखेगा। यानी कि वो पूरे तरीके से एक कंट्रोल जो ला देना, कंट्रोल देखा जा सकता है कि सारे प्रशासनिक मामले जो हैं, है ना, प्रशासनिक मामले पूरे
प्रशासनिक नियंत्रण जो था वो पूरा बीओसी के पास आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गया। सीओडी से ज्यादा पावरफुल है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसे कंट्रोल कर रहा है? सीओडी को कंट्रोल कर रहा है ना। तो दूसरा इंग्लैंड में ये बदलाव हुआ। तीसरा हुआ कि बीओसी, अब जो गवर्नर चुना जाएगा, है ना, अभी तक गवर्नर कौन चुन रहा था? सीओडी चुन रहा था, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सुन रहा था। लेकिन अब जो गवर्नर चुनेंगे वह कौन चुनेगा? वह बीओसी चुनेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वह गवर्नर चुनेगा। और कंपनी के सारे रिकॉर्ड तक अब बीओसी की पहुंच रहेगी, है ना। जितने भी रिकॉर्ड है कंपनी के, सारे रिकॉर्ड तक अब बीओसी नजर रखेगा। पहले क्या था? पहले ऐसे सीधी भाषा में बोला जाए तो पहले एक पापा थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, अब दो पापा हो गए, मजाक वाला फैक्ट है। लेकिन दो कंट्रोल अब कंपनी पे हो गए, बीओसी और सीओडी, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो जो मेन बेस है वह कंट्रोल करेंगे अब कंपनी को, है ना। तो बीओसी गवर्नर चुनेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्नर चुनेगा, और इसी के साथ कंपनी के सारे रिकॉर्ड तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पहुंच रहेगी। सीओडी की तो है ही सही पहुंच रहेगी। सेना, सिविल, राजस्व के मामले सभी पर अधिकारिता रहेगी। सेना के मामले हों, चाहे सेना से जुड़े हों, चाहे राजस्व से जुड़े हों, जिससे भी मामले जुड़े हों, सभी पर अब बीओसी की नजर रहेगी, बीओसी की अधिकारिता रहेगी, है ना। ये सबसे बड़े चेंज हुए। तो ये जो चेंज हुए ये तो इंग्लैंड में उसने किए, इंग्लैंड में देखने को मिले इसके प्रभाव। भारत में क्या प्रभाव देखने को मिले अब ये देखते हैं, है ना। भारत में क्या प्रभाव देखने को मिले कि कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित हो गया। अभी तक जो कंपनी के अधीन था क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र था वह कंपनी के अधीन था, अब वह ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित हो गया। कंपनी का जो शासन था, शासन कंपनी का ही है, लेकिन घोषित क्षेत्र कौन सा हो गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र वह घोषित हो गया कि अब ये कंपनी के आधिपत्य का क्षेत्र ना होगा, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। भारत में ये सबसे पहला प्रभाव हमें देखने को मिला। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य, अभी तक 4 सदस्य थे। हमें पता था कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है वह वो 4 सदस्य हैं, अब उसमें 3 सदस्य कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य कर दिए गए, और 3 सदस्य में से भी जो एक सदस्य रहेगा वह रहेगा सेनापति, है ना। सेनापति कौन? कि 3 सदस्य हो गए, 3 सदस्यों में से एक किंग की सेना का सेनापति। किसकी सेना का सेनापति? किंग की सेना का सेनापति। जो वहां पे किंग की सेना थी उसका सेनापति रहेगा, है ना। तो 3 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में होंगे, और उसमें से एक जो होगा वह किंग का सेनापति होगा, है ना। तीसरा प्रभाव क्या मिला कि गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट का अधिकार शक्ति बढ़ गई। कास्टिंग वोट का क्या हुआ? अभी गवर्नर जनरल है और 3 सदस्य हैं। इन 3 सदस्यों में से अगर एक सदस्य भी गवर्नर जनरल के किसी मत पे अपना पक्ष रखता है, मान लीजिए एक सदस्य है ना, 3 में से एक आया, पूर्ण बहुमत नहीं आया, बराबर का फैसला हुआ, लेकिन इसके गवर्नर जनरल के पास जो कास्टिंग वोट का अधिकार था वह अगर मान लो नहीं आया दोनों का फैसला तो कोई बात नहीं, एक जना पक्ष में है तो गवर्नर जनरल अपना कोई भी मत रख सकता है, वह अपना कोई भी फैसला सुना सकता है, वह बोलेगा कि अब नहीं आवश्यकता, कास्टिंग वोट का अधिकार मिल गया। यानी कि सीधे सीधे हम देख रहे हैं गवर्नर जनरल की जो पावर है, पावर और ज्यादा बढ़ गई, गवर्नर जनरल की शक्ति और ज्यादा बढ़ गई, इसमें और ज्यादा इंप्रूव हो गया, है ना। कास्टिंग वोट का अधिकार मिल गया, तो अगर एक व्यक्ति भी, है ना, काउंसिल का अगर एक व्यक्ति भी गवर्नर जनरल के पक्ष में है तो गवर्नर जनरल के साथ क्या होगा, अब गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग का पावर है, वह अपना फैसला दे सकता है, उसे बाकी की आवश्यकता नहीं, देना हो तो दो नहीं तो मत दो, है ना, हटो, वह पावर में कास्टिंग वोट का अधिकार है, ये प्रभाव पड़ा। उसके बाद मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियों का बंगाल का सबऑर्डिनेटर बनाया गया, मतलब स्पष्ट तौर पे कहा गया। अभी तक क्या था कि गवर्नर जो बंगाल का गवर्नर, बंगाल के अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, लेकिन उनमें क्या था कि आपातकाल में आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। अब वह आपातकाल का बहाना बना के क्या कर रहे थे, कभी भी युद्ध चालू कर रहे थे कि भैया आपातकाल है, गवर्नर जनरल से कहाँ पूछने जाएंगे, युद्ध चालू कर दिया, लड़ने लग गए, है ना। अब सीधे तौर पे ये बोल दिया गया कि अब पूर्ण नियंत्रण है, मतलब बंगाल के अधीन में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बाद एक और
मद्रास प्रेसिडेंसी, दोनों प्रेसिडेंसी अब इसके पूर्ण नियंत्रण में हो गई। सीधा सीधा स्पष्ट तौर पे उससे कह दिया गया कि अब बंगाल जो है वह बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पे पूर्ण नियंत्रण रखेगा, यानी कि प्रेसिडेंसी को बंगाल का सबऑर्डिनेटर बनाया गया। स्पष्ट नियंत्रण हो गया। अब स्पष्ट तौर पे कहा गया कि अब पूर्ण नियंत्रण है, स्पष्ट तौर पे ये बोल दिया गया। पांचवा क्या प्रभाव देखने को मिला, गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग अब सीओडी और बीओसी दोनों का सबऑर्डिनेट। अभी तक गवर्नर जनरल की काउंसिल का कौन चयन कर रहा था, सीओडी कर रहा था, सीओडी गवर्नर जनरल के सदस्य चुन रहा था। अब बीओसी भी आ गया, बीओसी भी आ गया। अब दोनों मिलकर अपना निर्णय रखेंगे। अब परिषद में कौन होगा कौन नहीं होगा, सीओडी के अलावा बीओसी भी इतना ही ध्यान रखेगा, बीओसी भी इतना ही उस पे अपना मत रखेगा। यानी कि अभी तक एक, जो मैंने दो पापा वाली बात बोली, अभी तक एक थे, अब दो हो गए, है ना, दोनों का कंट्रोल हो गया, है ना। अब बीओसी और सीओडी दोनों मिलकर जो है वह क्या करेंगे, गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो सदस्य हैं उनको चुनेंगे, है ना। सब ऑर्डिनेटर दो हो गए, याद रखिएगा, है ना। ये भारत पे प्रभाव पड़े। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, इसमें ये प्रभाव भारत पे पड़े। इस प्रकार से उन्होंने क्या है, 1784 में जब युवा प्रधानमंत्री था भैया, है ना, युवा प्रधानमंत्री था, तो वह अपने आप हिसाब से बदलाव लेके आएगा, तो वह बदलाव लेकर के आया। उसने इतने बदलाव किए, इससे स्पष्टीकरण के तौर पर ये पता चला कि हाँ सुधार हो रहे हैं, सुधार हुए। 1781 का जो संशोधन अधिनियम था, है ना, उसकी कमियां जो देखने को मिली, वो गवर्नर जनरल को 2 मास्टर इंजीनियर का। अब गवर्नर जनरल क्या था, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, काउंसिल का तो वह नियंत्रण हो ही रहा था, उसकी शक्तियां बढ़ गई, है ना, बहुत सारी चीजें हुई। अब 1784 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 1786 में, है ना। 1786 में क्या होता है, 1786 का मकसद इतना है, अब 1786 में एक बहुत अच्छा बदलाव होता है ना। अब 1786 में कार्नवालिस की एंट्री होती है। कार्नवालिस की जब 1786 में एंट्री होती है, तो इसमें एंट्री में थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि विलियम पिट बोलता है यार कंट्रोल चाहिए। कंट्रोल चाहिए का मतलब ये है कि यार कोई अच्छा